तो बच्चों पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाई डिड महात्मा गांधी परसीव सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल दैट यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि नमक एक ऐसी ताकतवर चीज है जिससे पूरी दुनिया को, पूरे मतलब अपने देश के सारे लोगों को एक किया जा सकता है। तो चलिए समझाते हैं आपको। देखिए, गांधी जी को इसलिए लगता था कि नमक एक ऐसी चीज थी जिसे अमीर आदमी और गरीब आदमी दोनों की दोनों एक ही मात्रा में खाते थे। ऐसा नहीं था कि अमीर ज्यादा खाएगा वो अमीर है नमक, या गरीब कम खाएगा वो कम है। दोनों बराबर बराबर मात्रा में खाते थे, ठीक है। और नमक पे लगाया गया टैक्स और साथ ही साथ इसकी प्रोडक्शन को रोकना, गांधी मतलब अंग्रेजों ने इसकी प्रोडक्शन रोक दी थी। अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स भी लगा दिया था और इसकी प्रोडक्शन भी रोक रखी थी। इससे अंग्रेज लोगों ने साबित कर दिया कि वो कितने प्रकार के क्रूएल है। वो साबित कर चुके थे कि वो कितने बड़े क्रूएल है, और ये चीज़ गांधी जी को लगी गलत। गांधी जी को लगा कि यार अभी तक इन लोगों ने बाकी चीज़ों के लिए टैक्स बनाया था वो तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से नमक पे टैक्स लगाकर उन्हें लगा कि अंग्रेजों ने अपनी क्रूएल्टी दिखा दी थी। और गांधी जी को इस बात का पता था अच्छे से कि ये वो वक्त है कि नमक के आधार पर अगर हम आंदोलन करें तो हमें आंदोलन से सफलता भी मिलेगी। देखो देख सकते हैं ना, हमें आंदोलन से सफलता भी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी हमें, है ना। इसके साथ ही साथ गांधी जी को पता था ये एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कि हम अंग्रेजों को उनकी गद्दियों से निकालकर हटा सकते हैं। ये दिख रहा है अंग्रेज जैसे गद्दियों में बैठे हुए थे ना, इनको हम गद्दी से हटा सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी को लगता था नमक एक ऐसी चीज है जिससे कि हम देश को एक कर सकते हैं। फ्लैग वाज डिजाइन फॉर द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर। किस प्रकार का झंडा स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल में चला था डिजाइन किया गया था, उसके मेन फीचर क्या थे। देखिए मैं आपको समझाता हूं। भारत में ना बहुत बड़ी जरूरत थी एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने के लिए, और बहुत बड़ा आंदोलन तब ही चल सकता था जब ये हिंदू और मुसलमान, आप देख सकते हैं हिंदू और मुसलमान एक हो जाए, इनके ये दोनों के दोनों एक हो जाए, तभी बहुत बड़ा आंदोलन चल सकता था। तो इसी के लिए बंगाल में एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। देख सकते हो आप तस्वीर में, बंगाल में चलाया गया स्वदेशी आंदोलन। और इस स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए और हिंदू मुसलमानों को एक करने के लिए एक झंडे की जरूरत थी। झंडा चाहिए ना, कि आंदोलन कर रहे हैं झंडा होना चाहिए। तो गांधी जी ने एक झंडे को डिजाइन किया जो आपके सामने यहां पर है। इसको हम स्वराज का झंडा भी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस झंडे के बारे में आपको बता चुका हूं। इस झंडे में जो 8 कमल के फूल है, ये अंग्रेजों के हमारे भारत के उन 8 इलाकों को दर्शाते हैं जो अंग्रेजों के कब्जे में थे। और ध्यान से देखना बच्चे, चंद्रमा और ये जो सूरज दिख रहा है आपको, ध्यान से सुनिएगा, ये चंद्रमा सूरज आपके मुसलमानों और हिंदुओं का प्रतीक है। तो इस झंडे के जरिए और आंदोलन के जरिए हिंदू मुसलमानों को एक किया जा रहा था। Who was Alluri Sitaram Raju? Explain his role in inspiring the rebel with Gandhi Ji's ideas. अलूरी सीताराम राजू कौन थे, और हमें बताना है किस तरीके से उन लोगों ने रेबल्स को इंस्पायर किया, गांधी जी की सोच से उन्हें और ज़्यादा इंस्पायर किया। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर हम मिलते हैं, यहाँ पे तस्वीर में आपको जो दिख रहे हैं उनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, मतलब ये गांधी जी को मानते थे, गांधी जी के विचारों को मतलब उनको फॉलो किया करते थे, ठीक है। अब कहानी शुरू कहाँ से होती है। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, ये ना ट्राइबल लोगों को, जो जंगलों के अंदर रहते हैं ना, कबीले वाले लोग, अंग्रेज लोग उन पे ना हमला करते हैं और उन्हें ना मजदूर मतलब उन्हें अपने कब्जे में लेकर उन्हें बंधन में कहते हैं ना, वो बना गुलाम टाइप बना देते हैं। अब गुलाम टाइप बनाने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बेगर, इन सारे जो ट्राइबल पीपल्स हैं इन्हें पकड़कर इनसे काम करवाया जाता था कंस्ट्रक्शंस का, और इन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, बेगर बंधुआ मजदूर थे टाइप के, ठीक है। अब ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब इनकी परेशानी को देखते हुए जो हमारे कैरेक्टर थे ना अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू इनके पास आते हैं और इन्हें लीड करते हैं। इन सभी लोगों को, देखो ये सारे ये ना, इन सभी लोगों को लीड करते हैं, इन्हें बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आंदोलन करूंगा, हम लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो अलूरी सीताराम राजू अपने रेबल्स माने कबीले वाले लोग जो विद्रोह कर रहे हैं इनके साथ मिलकर आंदोलन करते हैं। और इन्हें ये अलूरी सीताराम राजू ना गांधी जी के बारे में बताते हैं कि देखो गांधी जी किस तरीके से आंदोलन करके लोगों को किस तरह आज़ाद कर रहे हैं और लोगों के लिए मतलब सुविधाएं लेकर आ रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, उसी तरह हमें भी आंदोलन करना चाहिए। तो ये आंदोलन करते हैं। अब अलूरी सीताराम राजू जो है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बच्चों। इनके बारे में ना बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जाती है, देखो इंटरेस्टिंग क्यों है। अलूरी सीताराम राजू ना एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छी करते थे, मतलब ये किसी के बारे में अगर बोल दिया करते थे ना भविष्यवाणी, तो वो सच हो जाती थी। और ये जिस किसी को भी दवाई दिया करते थे उसका इलाज भी हो जाता था बहुत अच्छे से, मेडिसिन भी थी। यहां तक कि लोगों ने तो इन्हें भगवान का अवतार माना था। वो जो लोग थे ना, कबीले वाले लोग जिनके साथ मिलकर ये आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने तो अलूरी सीताराम राजू को कहा था ये भगवान के भेजे हुए अवतार है। और इसीलिए लोग इसे काफी मानते भी थे, मतलब जो कबीले वाले लोग थे वो इनकी प्रार्थना टाइप करते थे, इन्हें बहुत ज्यादा मानते थे।
तो जैसा कि हमें कहानी में यहाँ पे बताया जाता है कि अलूरी सीताराम राजू गांधी जी के भक्त थे, लेकिन दूसरी तरफ ये अलूरी सीताराम राजू इस बात को भी मानते थे कि आजादी सिर्फ ताकत से और लड़ झगड़ कर ही ली जा सकती है। देखो इन व्यक्ति के दो दो कैरेक्टर, एक तरफ ये गांधी जी की सोच को बहुत अच्छा मानते हैं, दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से कि आजादी तभी मिल सकती है जब हम लड़ाई झगड़ा करें और इन्हें मारें। और आपको पता है अलूरी सीताराम राजू और हमारे कबीले वाले लोगों ने मिलकर, कबीले वाले लोगों ने अलूरी सीताराम राजू के अंडरशिप में रहकर कई पुलिस स्टेशंस पे आग लगाई, पुलिस स्टेशंस पे हमला किया गया, इस पे पूरा तहस नहस कर दिया गया। इसी के साथ कई जो अंग्रेजी कर्मचारी थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनका मर्डर करा, उनको मारा गया। लेकिन यहाँ पर और ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, देखो गुरिल्ला वॉरफेयर भी हुआ अलूरी सीताराम राजू के अंडर में। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, सारे कबीले वाले लोग जो थे और अलूरी सीताराम राजू ये सब ना घोड़े वोड़े पे बैठकर ना मतलब समय समय पर आते थे, अंग्रेजी सेना पे हमला किया करते थे, उन्हें मारते थे। इसे कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब कि कबीले से बहुत सारे लोग घोड़े वोड़े पे बैठ के एकदम से हमला करने आएंगे और अंग्रेजों को मारेंगे और फिर चले जाएंगे, इस तरीके से। लेकिन अफसोस यहां पर 1924 के वक्त के टाइम की बात है, अलूरी सीताराम राजू को अंग्रेजों द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के ठीक बाद 1924 में इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, 1924 में इनको मार दिया गया। तो ये इनकी भूमिका थी हमारी आजादी में। ठीक है बच्चे, तो देख लीजिए इसे। हमारा एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय ट्राइबल पीसेंट इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सवाल कह रहा है जब हमारे भारत में नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चल रहा था, इस वक्त पे आंध्र प्रदेश की गुडेम की पहाड़ियों पर जो कबीले वाले रहते थे उनकी क्या भूमिका थी नॉन कोऑपरेशन आंदोलन में। तो चलिए चलते हैं आंसर की ओर। आप लोग देख सकते हैं यहां पर, जैसा कि हमें यहां पर दिखा रखा है मैप में, ये आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश। बच्चे आंध्र प्रदेश के इस तरफ में ये जो बना रखा है ना मैंने, इस तरफ पे गुडेम की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अब इस गुडेम की पहाड़ियों पे यहां पर रहता था कबीला। ठीक है, यहां पर जो कबीला रहता था उसने इस आंदोलन में, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन में क्या भूमिका निभाई बताते हैं। बच्चे इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कबीले वालों के आंदोलन को लीड कर रहे थे आपके अलूरी सीताराम राजू। दिख रहे हैं यहां पर अलूरी सीताराम राजू, जैसा मैंने आपको बताया था। और ये कबीले वाले हैं, गुडेम की पहाड़ियों पे जो कबीले वाले रहते थे ना, ये वो हैं। ठीक है, तो गुडेम की पहाड़ी पे जो कबीले वाले रहते थे, तो इन लोगों ने आंदोलन किया, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चल ही रहा था। तो इन लोगों को लीड करा अलूरी सीताराम राजू ने। अब अलूरी सीताराम राजू ने जब इन्हें लीड किया तो इन लोगों ने लड़ी गुरिल्ला वॉर। देखो गुरिल्ला वॉर मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है। इसमें जो कबीले वाले थे वो घोड़ों पे बैठकर जाते थे अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों को मारते थे और फिर वापस अपने जंगलों में चले आते थे अपनी अपनी जगह छुपकर। ठीक है, खूब गुरिल्ला वॉर लड़ी गई। पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर तब आया जब अंग्रेज लोगों ने, क्यों लड़ रहे थे गुरिल्ला वॉर, क्यों इन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी जंगल में एंट्री बैन कर दी थी। देखो यहां लिखा ना नो एंट्री, जंगल में ना अंग्रेजों ने साफ बोल दिया था तुम जंगल में नहीं जा सकते, जंगल में जाने में रेस्ट्रिक्शंस है। अब कबीले वाले अगर जंगल में नहीं जाएंगे तो उन्हें लकड़ियां कहां से मिलेगी, क्योंकि लकड़ियों से ही अपना खाना पकाते थे बना के, और साथ ही साथ उन्हें ना ही वहां के फल मिल पाते थे। अब जो जंगलों के फल को खाकर वो जीते थे, ना वो फल मिल पाते थे, ना ही उनके जानवर अब जंगलों में जाके ग्रेजिंग कर सकते थे। अब इन सभी चीजों से परेशान होकर लोगों ने भड़क कर क्या करा, अलूरी सीताराम राजू और लोगों ने भड़क कर मिलकर पुलिस स्टेशन में तक हमला कर दिया था। तो अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में कबीले वालों ने मिलकर पुलिस स्टेशन पे तक हमला किया। और जैसा मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, अलूरी सीताराम राजू जो है, जैसा मैंने आपको यहां तस्वीर में दिखाया, देखिए बच्चे, ये जो अलूरी सीताराम राजू है ना, इनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा, मतलब लोग ना इन्हें भगवान सोचते थे, लोग सोचते थे भगवान का कोई अवतार है। मैंने आपको इनके बारे में बताया था ना, ये लोगों को दवाइयां दिया करते थे, उनका इलाज ठीक हो जाता था। ये जिसकी भविष्यवाणी करते थे वो भविष्यवाणी तक ठीक निकलती थी, लोग इनकी प्रार्थना तक करते थे, इनको प्रेस करते थे। ठीक है बच्चे, तो कबीले वालों की नॉन कोऑपरेशन आंदोलन में क्या भूमिका थी ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन, हाउ कैन बैटल्स बी फॉट विद सत्याग्रह। सत्याग्रह की सोच से किस तरीके से जंग को लड़ा गया, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सत्याग्रह पूरे भारत में चलने वाला ये आंदोलन था, जगह जगह पर चल रहा था ये आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन ने दो चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया, और वो दो चीजें क्या थी देखिए। सबसे पहला था द पावर ऑफ ट्रुथ। सत्याग्रह, देखो नाम से पता चलता है सच में काफी ज्यादा ताकत होती है। ठीक है, और दूसरा था आपका सर्च फॉर ट्रुथ, सच के पीछे जाओ कि किसी भी चीज के पीछे का सच क्या है। तो सत्याग्रह जो आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन में दो ही चीज पे ज्यादा जोर दिया गया था, एक तो सच की ताकत और दूसरा सच को ढूंढो कि चीजों के पीछे का रहस्य सच है क्या। ठीक है,
तो बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी का ऐसा मानना था कि अगर आपकी लड़ाई अन्याय के लिए, इनजस्टिस के लिए, अन्याय के खिलाफ अगर आप लड़ रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है कि आप अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करो। देखो दिख रहा है यहां पर ये लड़का फिजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है तो आपको अपनी फिजिकल पावर दिखाने की कोई जरूरत नहीं, बिना इसके भी आपकी जीत हो जाएगी। ठीक है बच्चे, इसी के साथ साथ वो मानते हैं गांधी जी कि इस तरीके से धरना, जो शांत तरीके से, जैसे लोग बैठे ना धरना कर रहे हैं, तो इस तरीके से शांति से धरना देने से गांधी जी का मानना था कि लोगों में यूनिटी आती है। देखो सारे लोग एक साथ आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो इससे ना यूनिटी पैदा होती है, लोग आपस में एकजुट हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चला था वो कितनी स्टेज में चला था, मतलब कौन कौन से स्टेज पे, कौन कौन सी परिस्थितियों में चला था। तो मैं आपको बताता हूँ, महात्मा गांधी ने जो ये नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चलाया था ये 3 स्टेज पे था। पहली स्टेज का आंदोलन, 3 स्टेज का मतलब क्या है कि पहली स्टेज पे जब इस आंदोलन को चलाया तो क्या हुआ, दूसरी स्टेज पे क्या हुआ, तीसरी स्टेज पे क्या हुआ। पहली स्टेज पे क्या हुआ था बच्चों, जब पहली स्टेज पे इस आंदोलन को चलाया गया था तो गांधी जी ने बोला था, इस पहली स्टेज में जो सबसे पहली शुरुआती तौर पे हमारा नॉन कोऑपरेशन चला, तो गांधी जी ने कहा था कि जितने भी टाइटल्स हम लोगों को अंग्रेजों से मिले हुए हमें उन सबका त्याग करना पड़ेगा। तो नॉन कोऑपरेशन के पहले स्टेज में सरकार की तरफ से हमें जो भी टाइटल, हमें जो भी पदे मिली थी, हमें उन सबका त्याग करना था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेज पे। दूसरे स्टेज पे क्या था, जब दूसरे स्टेज पे हमने दोबारा से नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चालू किया तो उसमें हमने क्या करा, हमने बहुत सारी चीजें बॉयकॉट करी, जैसे कि ये आईएएस सर्विस, सिविल सर्विस को बॉयकॉट किया, साथ ही साथ हमने आर्मी को बॉयकॉट किया, इसके बाद हमने पुलिस स्टेशन को बॉयकॉट किया, है ना, मतलब पुलिस वालों को बॉयकॉट किया। यहां पर आप देख सकते हो आपका जुडिशरी, मतलब कि आपका अदालतों को हमने बॉयकॉट किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमने बॉयकॉट किया। यहां पर देख सकते हो इंपोर्टेड गुड्स जो बाहर विदेश से आते हैं, हमने उनका बॉयकॉट बहिष्कार किया। इसके बाद आता है हमारा तीसरे स्टेज वाला नॉन कोऑपरेशन आंदोलन। तीसरे वाले स्टेज में हमने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन कब चलाया, जब अंग्रेजी प्रशासन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो हमारे लिए अलग से अलग एकदम क्रुएल्टी वाले कानून लेकर। अब अंग्रेजी प्रशासन भी तो परेशान होगा ना यार, हम इतने सारे नॉन कोऑपरेशन, पहले स्टेज में नॉन कोऑपरेशन आंदोलन करा, दूसरे स्टेज में हमने अलग अलग चीजें करी, दूसरे स्टेज में तो हमने लगभग सारी चीजों का बॉयकॉट कर दिया था। अब तीसरी स्टेज के आंदोलन में हमने क्या करा नॉन कोऑपरेशन में, जब अंग्रेजों ने हमारे लिए, हमें रिप्रेस करने के लिए, हमें दबाने के लिए अलग अलग कानून लेकर आए, फिर तीसरी स्टेज पे हमने चलाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन को 3 भागों में, 3 स्टेज में चलाया और हर स्टेज में क्या क्या था मैंने आपको बता दिया है। हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री। किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन का जो आंदोलन था वो पूरी दुनिया, पूरे देश के शहर में फैला। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। नॉन कोऑपरेशन आंदोलन जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली ने इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। जो मिडिल क्लास फैमिली थी ना शहरों में, जब ये नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चला तो मिडिल क्लास फैमिली के लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहां पर बताया गया है, जो हजारों की संख्या में जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों ने हजारों की संख्या में अपने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों के साथ साथ जो अध्यापक थे, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते थे, उन्होंने भी अपना स्कूल में पढ़ाना या कॉलेज में पढ़ाना छोड़ दिया। और वकीलों ने भी अपनी अदालतों में काम करने से मना कर दिया। वो भी वकील भी अपने लॉयर्स की लॉ प्रैक्टिस नहीं करने लगे। लॉ प्रैक्टिस मतलब अपना काम नहीं करने लगे। साथ ही साथ जो काउंसिल इलेक्शंस थे उसको बैन किया गया, बॉयकॉट किया गया कि काउंसिल इलेक्शन नहीं होंगे। भारत में सिर्फ एक ही जगह पर काउंसिल इलेक्शन होते थे, आपके मद्रास में, बाकी सब जगह काउंसिल इलेक्शंस बंद हो गए थे। इसी के साथ साथ लीकर शॉप को भी बंद करवाया गया, जो शराब की दुकानें थी इसे तक बंद करवाया गया। और जितने भी फॉरेन के कपड़े थे लोगों ने इकट्ठे करके उन सबको जला दिया गया बॉनफायर में। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से लोगों ने इतनी सारी चीजें करी। देखो हमने पढ़ा ना, कपड़े जला दिए गए, लीकर शॉप को बंद किया गया, और आपका मद्रास को छोड़कर बाकी सब जगह काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। अब अदालतों में वकीलों ने काम करना छोड़ दिया, अध्यापक ने पढ़ाना छोड़ दिया। इतनी सारी चीजें हुई। इसी वजह से जो हमारा नॉन कोऑपरेशन आंदोलन था वो शहर, पूरी दुनिया भर के शहर में, हमारे देश की जगह जगह के शहरों में फैल गया। Why did non-cooperation movement gradually slow down in the cities? शहरों में जो नॉन कोऑपरेशन आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा था वो अचानक धीरे क्यों पड़ गया? तो बच्चे आपको बताते हैं इसका कारण।
शहरों में ना बच्चे दो प्रकार के कपड़े मिलते थे, ये हैं आपके खादी के कपड़े और ये हैं आपके मील के कपड़े, क्लोथ मील, मतलब कि जो मशीन में बनता है कपड़ा। अब क्या था, शहर में खादी का बना हुआ कपड़ा हाथ से बनता था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके पैसे लगते थे, और जो कॉटन क्लोथ मील से बना हुआ है, मतलब मशीन में बना हुआ कपड़ा, ये सस्ता होता था। ये अंग्रेज बनाते थे, इसे हमारे भारत के लोग, अब जाहिर सी बात है सस्ता है तो लोग इसे खरीदते थे। अब इसे खरीदेंगे अगर तो इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा होगा, और अगर खादी का कपड़ा नहीं खरीदा तो भारतीयों को नुकसान, और अगर भारतीयों को नुकसान होगा तो आंदोलन तेज़ी से कहाँ से चल पाएगा भाई, आंदोलन को चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। दूसरा रीजन, जैसा कि आपको पता है सारे बच्चों ने बॉयकॉट कर दिया था स्कूल को, इंस्टीट्यूशंस को, तो जितने भी संस्थाएं थी अंग्रेजों की वो बंद हो गई। अब अंग्रेजों की शिक्षा संस्था अगर बंद हुई तो हिंदुस्तान की शिक्षा संस्था खुली, लेकिन हिंदुस्तानी संस्था को खुलवाने के लिए भी तो अंग्रेजों से ही परमिशन लेनी थी, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज धीरे धीरे परमिशन देते थे और कभी कभी तो देते ही नहीं थे, इसलिए ये भी नहीं खुल पाए। अब अगर ये नहीं खुल पाए तो बच्चे तो फंस गए, बच्चों ने ये वाले स्कूल छोड़ दिए, इस वाले स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा क्योंकि खुल ही नहीं पा रहा है ढंग से, इसीलिए बच्चों ने भी वापस से अपना पुराना स्कूल ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। देखो इसीलिए आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जो विद्यार्थी स्कूल छोड़ के गए थे ना टशन में, वो वापस दोबारा से स्कूल जाने लग गए। साथ ही साथ टीचर्स, अब टीचर्स क्या करें भाई, नए स्कूल तो खुल नहीं पा रहे हैं, अभी परमिशन मिल ही नहीं रही है, उन्होंने भी दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर लिया। सेम उसी तरह अदालत में काम करने वाले वकीलों ने भी अपने वापस अपनी काम को ज्वाइन किया। तो इस सभी कारणों की वजह से हमारा जो आंदोलन था, हमारा नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, वो शहर में कमजोर पड़ गया। तो क्वेश्चन है बच्चे, डिस्क्राइब मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीसेंट ऑफ अवध इन द डेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। माने कि जब हमारे भारत में नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चल रहा था उस वक्त अवध के जो मजदूर थे उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बच्चे कहानी यहाँ पर हमारा जो सवाल है इसका जवाब है हमारा अवध के ऊपर लेकर। आप देख सकते हैं भारत में जो अवध है वो आपका यूपी में आता है। यहाँ के मजदूर जो आंदोलन चला रहे थे, आंदोलन करने की वो कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, इसे लीड कर रहे थे हमारे बाबा रामचंद्र। तस्वीर में जो व्यक्ति है वो बाबा रामचंद्र हैं। ये फिजी से आए थे और एक सन्यासी थे। इन्होंने आंदोलन चलाया था। अब आंदोलन चलाया क्यों था मैं आपको ये भी बताता हूँ। एक्चुअली ये आंदोलन जो था वो आपका इनके खिलाफ था, ये तालुकदारों के खिलाफ। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा सर तालुकदार क्या होता है। बच्चे ध्यान से सुनना, तालुकदार किसे कहते हैं। तालुकदार अंग्रेज़ों के समय पर, ध्यान से सुनना, अंग्रेज़ों के समय पर जो लोग लैंडलॉर्ड के मालिक होते थे, अंग्रेज़ और ब्रिटिश के समय पर जो ज़मीनों के मालिक होते थे, जो किसानों से पैसे लिया करते थे, उन्हें तालुकदार कहा जाता था। इनके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग ना किसानों से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू ले रहे थे और बहुत परेशान करते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है तस्वीर में, ये लोग ना बंधुआ मजदूरी करवाते थे, जिसे हम बेगर भी कहते हैं, माने कि मजदूरों से काम करवाना, मुफ्त में उन्हें पैसे ना देना। अब इन सब चीज़ों से अवध के लोग बड़े परेशान थे, ठीक है। अब इसीलिए अवध के लोगों ने बाबा रामचंद्र, जो उनके नेता थे, जो इनको लीड कर रहे थे, इनके साथ मिलकर आंदोलन चलाया। और आंदोलन में सबसे पहली शर्त रखी थी कि रेवेन्यू कम होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये थी जो बेगर, माने कि जो बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है इसे बंद करो। और ये सब चीजें करने के लिए नाई, जो जितने भी समाज में जितने भी नाई, जो बार्बर थे ना, बार्बर हो गए और वॉशरमैन हो गए, धोबी, तो आपके नाई और धोबी ने मिलकर पंचायत बनाई, ठीक है, पंचायत बैठाई। और पंचायत में क्या हुआ, नाई और धोबी का मिलकर ग्रुप बना, और ग्रुप में ये साथ तय हुआ कि ये इनके खिलाफ वो करेंगे, क्या कहते हैं, आंदोलन करेंगे। तो जो मजदूर थे ना, जो अवध के लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, उसमें ज़्यादातर नाई और धोबी थे। तो इसके लिए पूरी पंचायत बैठाई गई थी। पंचायत ने फैसला लिया कि भैया तुम लोग जो है वो आपस में ग्रुप बनाओ, बाबा रामचंद्र के साथ आंदोलन करो, और मतलब ये जो हमारी मांगे इन्हें पूरा करवाओ, ठीक है बच्चे। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांटेशन वर्कर टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा जो नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन में असम के चाय के बागान में जो काम करने वाले मजदूर थे ना, तो असम के प्लांटेशन वर्कर का इस आंदोलन के लेकर क्या रिस्पॉन्स था, अच्छा रिस्पॉन्स था, गलत रिस्पॉन्स था, साथ थे, विरोधी थे, हमें ये बताना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम आप क्वेश्चन की। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहां पर ये असम के प्लांटेशन वर्कर है। असम के चाय के बागानों में जो काम करते थे ना, ये वो प्लांटेशन वर्कर है। इन लोगों का ना बच्चों गांधी जी को लेकर नजरिया और स्वराज को लेकर, मतलब इनके लिए गांधी जी की जो भी कहीं कहीं बात होती थी, या फिर आजादी का जो महत्व, आजादी की परिभाषा एकदम अलग होती थी। हर किसी के लिए आजादी की परिभाषा अलग है, शायद आप लोगों के लिए भी आजादी की परिभाषा अलग हो। उसी तरह असम के चाय के बागान थे, इनके लिए आजादी की परिभाषा अलग थी, और बाकी देशवासियों के लिए आजादी की परिभाषा अलग थी। देखिए मैं आपको बताता हूं इनके लिए आजादी थी क्या।
असम के जो चाय के बागान के मजदूर थे उनके लिए आज़ादी थी कि जहां पर वो काम करते हैं, आप देख सकते हैं जहां पर भी वो काम करते हैं वहां से वो जब मर्जी चाहे तो वापस अपने गांव जा सके। उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि अगर हम जहां पर काम करते हैं वहां से हम अपने गांव आराम से जा सकते, कोई रोक टोक ना हो। तो इनके लिए आज़ादी ये थी। देश से मतलब नहीं है कि अंग्रेज यहां से जाए या ना जाए, इनको अगर वो छूट मिल जाए ना गांव जाने की तो ये लोग आज़ाद है। मैंने बोला था ना इनके लिए आज़ादी की परिभाषा अलग है। मगर एक कानून लॉन्च हुआ था हमारा, जो कि इसका नाम है देखो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो 1859 में आया था। इस कानून के आने के बाद असम में काम करने वाले जो प्लांटेशन वर्कर थे ये लोग अपने मालिक से बिना पूछे वापस अपने घर नहीं जा सकते थे। मालिक ने अगर मना कर दिया तो इन्हें रुकना ही रुकना पड़ेगा। और मालिक भी इतने गंदे होते थे, ये सिर्फ 1% और मुश्किल से मैं कहता हूं किसी को जाने ही नहीं देते थे इस कानून के बाद। इस कानून के तहत अगर कोई मालिक से बिना पूछे गया तो वो गैर कानूनन माना जाएगा। अब यार ये लोग तो बड़ा परेशान हो गए इस कानून के बाद। 1859 में जब ये कानून आया ये लोग अपने घर जा ही नहीं पाते थे। ये तो सोचते थे कि यार हम तो यहां फंस के रह गए असम की चाय के बागानों में। तो जैसे ही इन्हें पता चला कि यार गांधी जी नॉन कोऑपरेशन आंदोलन कर रहे हैं और इस तरीके से आंदोलन में गांधी जी बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के कही हुई बातों को मत मानो और आप उनके कहे हुए किसी भी चीज को मत मानो, ओबे मत करो। तो इन सारे असम के बागानों के वर्कर ने इस बात को फॉलो किया गांधी जी को। इन्होंने कहा जो अंग्रेजों का कानून है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, हम इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे। भाड़ में जाए आपकी ये खेत और आपके ये बागान। ये लोग क्या करें, सारे खेतों को छोड़कर एज इट इज मालिक से बिना पूछे, कानून को ओबे नहीं कर रहे थे, गांधी जी से प्रेरित हो गए थे लोग। हाँ ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अपने असम के बागानों को छोड़कर ये लोग वापस अपने घर की ओर चल दिए। ये सारे के सारे मजदूर घर की ओर चलते। अब ध्यान से देखना यहां पर बात, ये लोग इजाजत लिए बिना गए हैं। इसका मतलब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को इन्होंने तोड़ा है। ठीक है। अब जैसे ये लोग चाय के बागान से निकल गए तो मालिकों को पता चल गया भैया सारे मजदूर तो अपने वापस घर को चल दिए हैं। तो मालिकों ने भी कंप्लेन करी कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को तोड़ दिया है, पता नहीं कहां गए हैं। अब ये सारे लोग जा तो रहे थे, अफसोस ये लोग कभी अपने वापस डेस्टिनेशन माने अपने गांव कभी पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि ये लोग रेलवे से जाते और रेलवे में चल रही थी हड़ताल। अब रेलवे तो हड़ताल चल रही थी, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन था, जगह जगह पे लोग आंदोलन कर रहे थे। रेलवे पे हड़ताल के कारण पुलिस वालों ने इन असम के चाय के बागानों को रेलवे पे ही पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वापस इन्हें चाय के बागान में लेकर गए। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को तोड़ने के जरिए इन पे कानूनी कार्रवाई भी की गई और इन्हें मारा भी गया बहुत सारा। तो बच्चे यहां पर हमें यह पता चलता है कि नॉन कोऑपरेशन आंदोलन को लेकर हमारे असम के चाय के बागान वालों की क्या रिस्पॉन्स था। तो हमने देखा प्रेरित होकर ये लोग नॉन कोऑपरेशन कर रहे थे ना, अंग्रेजों के कानून को तोड़कर चले गए, लेकिन अफसोस ये लोग बेचारे पकड़े गए। ठीक है बच्चे। British rule in India would have collapsed if Indians had not cooperated. How did this statement help in starting a mass movement in India against the British rule? तो बच्चे एक ना स्टेटमेंट थी जो गांधी जी ने कही थी कि अंग्रेजों का जो भारत में हुकूमत है वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी अगर भारतीय लोगों ने अंग्रेजों को कोऑपरेट माने उनका कहना मानना बंद कर दिया तो। अब ये गांधी जी के द्वारा कही गई जो बात थी इसने कैसे भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत करी, तो चलिए बताते हैं। देखिए बच्चे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि गांधी जी ने ना भाषण में बोला, सारी जनता को बताया कि अगर भारतीय लोगों ने अंग्रेजों को कोऑपरेट करना बंद कर दिया, उनका कहना मानना बंद कर दिया, 1 साल के अंदर अंदर आपको आजादी मिल जाएगी, आपको फ्रीडम मिल जाएगी। अब ये सारी बात सुनकर लोग तो बड़े खुश हो गए। लोगों ने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है। अब ये बात गांधी जी की सबके दिमाग में बैठ गई और इससे हुआ क्या, इससे लोगों ने आंदोलन चालू करा और गांधी जी ने बोला कि आंदोलन जो होगा वो रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, आंदोलन ना रुके। और हुआ भी देखो ऐसे ही। लोगों ने क्या करा, इन आंदोलन की शुरुआत होती है, लोगों ने जितने भी टाइटल या जॉब या जो भी नौकरियां जो सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को दी थी, उन्होंने उसको त्याग दिया, तुरंत रेजिग्नेशन दे दिया, भैया हमें नहीं चाहिए। आंदोलन की शुरुआत यहां से होती है, स्टार्टिंग। इसके बाद देखो आगे आगे क्या होता है। इसके बाद जो सिविल सर्विस थी, लोगों ने उसे बॉयकॉट कर दिया, सिविल सर्विस को बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, सिविल सर्विस बॉयकॉट कर दी। साथ ही साथ यहां पर पुलिस स्टेशन, यहां पर पुलिस को बॉयकॉट किया गया, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को बॉयकॉट किया गया। साथ ही साथ गांधी जी ने यह कहा कि जैसे ही अंग्रेज इन सब चीजों से परेशान होकर हमें सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हमें रोकने की कोशिश करेंगे, तो वही वक्त होगा जिससे कि हम एक सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन चालू करेंगे। और आपको पता है इस आंदोलन में क्या होता था, अंग्रेजों का कहा हुआ मानना भी नहीं है और कानून को तोड़ना भी है।
ये दो चीजें होती थी, एक तो ना कानून मानेंगे और उसे तोड़ेंगे। तो यहां से एक गांधी जी की कही गई एक बात और उस स्टेटमेंट से लोगों के अंदर ज्वाला जगी और लोगों ने इस तरीके से क्रांति को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा दिया। During the national movement, many women, for the first time in their lives, moved out of their homes onto a public arena. How did these women support Mahatma Gandhi's mission to gain independence? जैसा कि हमें पता है, जब देश में आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो पहली बार आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने घरों को छोड़कर बाहर निकली थी। हमें बताना है औरतों ने किस तरीके से महात्मा गांधी के आज़ादी के मिशन में महात्मा गांधी की मदद करी। तो चलिए बताते हैं। तो यहां पर बात शुरू होती है, गांधी जी जब सॉल्ट मार्च कर रहे थे, जब नमक का कानून आया था ना, तो गांधी जी ने अपने कुछ लोगों को लेकर नमक की यात्रा निकाली। जैसी गांधी जी ने नमक की यात्रा निकाली तो औरतों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, औरतों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया इस आंदोलन में। ठीक है, यहां तक कि इन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करा, इसके अलावा इन लोगों ने नमक बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद करी। औरतों ने नमक भी बनाया, साथ ही साथ लिकर शॉप्स को बंद करवाया, शराब की दुकानों को बंद करवाया, और यहां तक अंग्रेजी प्रशासन ने इन्हें जेल भेज दिया गया था और ये खुशी खुशी जेल के अंदर भी चली गई। तो इस तरीके से भारतीय नारी ने महात्मा गांधी की आजादी में अपनी भूमिका निभाई, वो भी खुशी खुशी।